यस स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसी करंट के अंदर ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जैसे अपने को शायद आपको पता होगा कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है, और लेकिन जहां से वो लाइट आ रही है, पावर हाउस की बात करें तो एक सिटी से दूसरे सिटी में जब करंट का फ्लो करवाते हैं तब हम क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाकर 22,000, 33,000, 11,000 या 1100 कर देते हैं। ये वोल्टेज इतनी हाई क्यों की जाती है? इससे क्या ट्रांसपोर्टेशन में फायदा होता है? तो पहले तो ये समझते हैं कि वोल्टेज हाई करने का हमें बेनिफिट क्या है। तो मुझे पता है कि चाहे वोल्टेज 22,000 हो या हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है 220 हो, दोनों करंट एसी करंट है, बस उसके अंदर वोल्टेज इंक्रीज किया हुआ है, तो इन दोनों की जो पावर है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पावर का अगर आपको कंसेप्ट पता हो, पावर क्या होता है, वी आई। तो अगर मैं बात करूं वी इनिशियल, आई इनिशियल, वी फाइनल, आई फाइनल, जब आपके वोल्टेज की वैल्यू 22,000 होगी उस कंडीशन में करंट जो है, पावर मान लो कुछ फिक्स कर लेता हूँ, पावर मान लो आपकी 44,000 है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, किसी की पावर 44,000 वोल्ट है। तो 44,000 को आपने वी आई के इक्वल रखा हो, जिसके अंदर वोल्टेज 22,000 है, तो करंट आप फाइंड कर रहे हो, और जब घरों में आ रही है तो 220 आ रही है, आप फिर भी करंट फाइंड कर रहे हो। इसकी पावर भी यही है 44,000, और इसकी पावर भी 44,000 है। जब 22,000 वोल्ट होगी तब आपके करंट की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी। और जब 220 वोल्ट होगी तब जो आपकी करंट की वैल्यू होगी 44,000 डिवाइड बाय 220, ये जो वैल्यू होगी 200 एम्पियर होगी। तो इसका मतलब हमारे को घरों में जो चाहिए वो करंट चाहिए, जो करंट से हमारे सारे जो डिवाइस है वो रन करेंगे। तो वोल्टेज इंक्रीज सिर्फ उस टाइम करनी होती है जब हमारे को एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे वोल्ट करंट को फ्लो करवाना हो। तो वोल्टेज इसलिए हाई कर देते हैं ताकि वायर के अंदर कम करंट फ्लो हो, ताकि वो करंट जो है वो जल्दी से एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। अब यहाँ और यहाँ जो वोल्टेज में डिफरेंस है वो 22,000 है, लेकिन उस टाइम जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। 2 एम्पियर को एक लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कराने के लिए हमें कुछ ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हीट का जो लॉस होता है वो क्या होता है, आई स्क्वेयर आर। जितनी कम करंट फ्लो हो रही होगी उतना हीट लॉस भी हमारा बच रहा होगा, स्किन इफेक्ट भी हमारा उतना काम नहीं कर रहा होगा, हीट का लॉस भी कम हो रहा होगा। इसीलिए हम जब एक बड़े ट्रांसपोर्टेशन करना हो एक बड़ी लाइट का, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। तो ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस हमारी ट्रांसफॉर्मर है। अब ट्रांसफॉर्मर किस कंसेप्ट पे काम करती है? ट्रांसफॉर्मर के अंदर रेक्टेंगुलर प्लेट्स रखी होती है आयरन की, जिसको एक दूसरे से इंसुलेट कर देते हैं ताकि इसके बीच में एडी करंट्स ना बन सके। क्योंकि आपने पिछले टॉपिक में बात पढ़ी थी कि जब मेटल्स आपस में कनेक्ट होते हैं और वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, अंदर एक करंट बनती है, वो बनती है एडी करंट। ये हमारी प्राइमरी कोयल है, इसको आपने किसी एसी सोर्स से अटैच कर रखा है, और ये हमारी सेकेंडरी कोयल है जिसमें हमें वोल्टेज कम या ज्यादा करके चाहिए। ट्रांसफार्मर दोनों होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। मान लो कि अभी आप फिलहाल आपके ऊपर कर रखी है 220 और आपको आगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करानी है, इसलिए आपको चाहिए 22,000। तो इससे इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये प्राइमरी कोयल है हमारी और ये हमारी सेकेंडरी कोयल है, इन दोनों में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो फिर ये वोल्टेज इसमें कैसे, करंट कैसे ट्रांसफर हो रही है? तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जिन्होंने ये नहीं कर रखा उनको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? एक तो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या कहानी है? सेल्फ इंडक्टेंस ये होता है कि किसी कोयल में खुद के अंदर फ्लक्स चेंज हो, खुद के अंदर फ्लक्स चेंज हो तो खुद के अंदर एक ईएमएफ बनता है, उसके यहाँ खुद में करंट बनती है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। लेकिन एक कोयल में जब एक कोयल से दूसरी कोयल में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो यहाँ के कारण दूसरे के आसपास फ्लक्स चेंज होता है, उसके कारण दूसरे के अंदर ईएमएफ बनता है, दूसरे में करंट बनती है। तो ये जो है ये आपका
म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ट्रांसफार्मर के अंदर यही काम होता है कि हमारी प्राइमरी कोयल के अंदर फ्लक्स चेंजिंग होती है, इससे हमारी सेकेंडरी कोयल के अंदर भी फ्लक्स चेंजिंग होती है, उससे रिलेटेड एक ईएमएफ क्रिएट होता है। मान लो कि ये प्राइमरी कोयल है और ये आपकी सेकेंडरी कोयल है, तो फ्लक्स चेंजिंग प्राइमरी में हो रही है, इस कारण फ्लक्स चेंजिंग सेकेंडरी में हो रही है। तो इस सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होने के कारण वहां पर ईएमएफ बन रहा है और वो ईएमएफ क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम पहले लेट कर लेते हैं जो चाहिए। मान लेते हैं कि प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ लूप्स जो है वो N1 है, ईएमएफ जो है उसको मैं V1 मान लेता हूँ, करंट जो फ्लो हो रही है वो I1 मान लेता हूँ और फ्लक्स जो है वो ∅1 मान लेता हूँ। और सेकेंडरी के अंदर जो नंबर ऑफ लूप्स है उसको N2 मान लेता हूँ, ईएमएफ को या वोल्टेज को V2 मान लेता हूँ, करंट जो प्रोड्यूस होगी उसको I2 मान लेता हूँ, फ्लक्स जो है उसको ∅2 मान लेता हूँ। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्लक्स सेम रहेगा। फैराडे का जो लॉ है हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। तो अगर मैं ईएमएफ निकालूं फर्स्ट कॉइल का, वो आएगा डी फाई बाई डी टी फर्स्ट कॉइल का। ये है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे और लेंज ने एक लॉ दिया था, एक्चुअल में लेंज ने डायरेक्शन दी थी, लॉ फैराडे ने दिया था। फैराडे ने बोला कि द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ये फैराडे का सेकंड लॉ है, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। मैं फर्स्ट कॉइल की बात कर रहा हूँ, वहां जो ईएमएफ है वो V1 है, और जब मैं इसको इक्वल कन्वर्ट कर रहा हूँ वहां जो नंबर है वो N प्राइमरी मान लेता हूँ और फ्लक्स चेंजिंग जो है फर्स्ट में मान लेता हूँ। और मैं फर्स्ट को प्राइमरी लिख रहा हूँ ताकि आपको P से प्राइमरी का इंडिकेशन मिल सके। और सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर S की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी NS d फाई बाई dt। और अगर आपको लेंज का लॉ याद हो, ये जो डायरेक्शन करंट प्रोड्यूस होती है वो क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि ये कोयल जो है वो रजिस्ट करती है अपने अंदर होने वाली चेंजिंग को, इसलिए माइनस जो है वो लेंस के अकॉर्डिंग आया है। अगर मैं, और मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ से दोनों का रेशियो करूं तो V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी डी फाई बाई डी टी अपॉन में डी फाई 2 बाई डी टी। और आप कह रहे हो कि दोनों में फ्लक्स चेंजिंग इक्वल होती है, यानी हम कोयल्स को, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो कोयल्स थी जो आयरन के प्लेट्स, वो क्या बोलते हैं, पट्टियों के ऊपर हमने लगा रखी थी, तो हम ऐसे उनको इतना पास रखते हैं कि एक के कारण जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है दूसरी कोयल में उतना ही फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है पास हो, ताकि जितना फ्लक्स फर्स्ट में चेंज हो रहा है उतना ही फ्लक्स दूसरे में चेंज हो, ताकि मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो सके। तो डी फाई बाई डी टी फ्लक्स चेंजिंग जो फर्स्ट कोयल में है, प्राइमरी में है, तो वही सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में हम ट्रांसफर करेंगे। यही हमारे एक इस ट्रांसफार्मर की एक क्या बोलते हैं ड्रॉबैक्स में भी आएगा कि ये हमें काम करवाना है ताकि हमारा फ्लक्स लीक ना हो। फ्लक्स लीक के जितना होगा उतना हमारे को लॉस भी होगा। तो मैक्सिमम ये काम करेंगे कि हमारा प्राइमरी का जो फ्लक्स चेंजिंग है वो सेकेंडरी में सारा का सारा प्रोवाइड हो सके, ताकि सेकेंडरी के अंदर हाईएस्ट ईएमएफ क्रिएट हो, ताकि सेकेंडरी में मैक्सिमम करंट बन सके। तो यहाँ से फिलहाल हमारा फॉर्मूला बन गया, प्राइमरी का ईएमएफ सेकेंडरी का ईएमएफ वो प्रोपोर्शनल है, वो इक्वल है नंबर ऑफ प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी। तो यहाँ से देखा जाए तो ईएमएफ जो है वो नंबरिंग के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आपको 220 वोल्ट को 22,000 वोल्ट में ट्रांसफर करना है तो आप प्राइमरी में नंबर ऑफ कोइल्स कम कर दो, नंबर ऑफ लूप्स कम कर दो, सेकेंडरी में नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दो, इससे आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो हमारा रिलेशन इस तरह आया है। अब हम करंट की बात भी कर लेते हैं। मैंने एक बात बोली थी कि पावर सेम रहेगी, जब चाहे आपके घरों में 220 आ रही है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम किसी एक कंट्री से एक स्टेट से या एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रही हो, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही हो, तब की बात करें तो पावर सेम रहेगी। पावर जो प्राइमरी की है वही पावर सेकेंडरी की है। तो पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो मैं इसको लिख रहा हूँ V प्राइमरी I प्राइमरी, यहाँ लिख रहा हूँ V सेकेंडरी I सेकेंडरी। यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी का जो रेशियो बन रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है, इसका मतलब VI के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल हमारा रिलेशन ये बन गया कि वोल्टेज नंबरिंग के प्रोपोर्शनल है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी नंबरिंग के हिसाब से N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी और करंट के हिसाब से I सेकेंडरी अपॉन I प्राइमरी। ये हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर लॉजिक काम करता है। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप जो वोल्टेज बढ़ाए, जो 220 वोल्ट को 22,000 वोल्ट कर दे या 11,000 कर दे या 1100 कर दे, वो होते हैं स्टेप अप।
तो वो स्टेप अप कैसे करवाया जाता है, नंबरिंग बढ़ा के। और एक होता है स्टेप डाउन, जब हमारे एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो गया, अब उस सिटी के जब घरों में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा तो वोल्टेज डिक्रीज की जाती है। तो जब आप 22,000 को या 11,000 को या 1100 को 220 में ट्रांसफर करते हो तो स्टेप डाउन है। इसके लिए आप क्या करते हो, सेकेंडरी कोइल में नंबरिंग कम कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में हमारे को कौन कौन से लॉस होते हैं। तो एक तो लॉस ये होता है कि भी जब आपकी करंट ज्यादा चल रही होती है, जब 220 वोल्ट जा रहा होता है और आप 220 वोल्ट के कारण कुछ ना कुछ तो करंट जा ही रही होती है, चाहे 22,000 वोल्ट भी हो, करंट तो जा ही रही होती है, तो एनर्जी का लॉस तो पक्का ही होगा। क्योंकि हमें हीट का फॉर्मूला पता है, हीट का फॉर्मूला हमारे पास है H इज इक्वल आई स्क्वेयर आर टी, ये हमें जूल ने हीट का लॉ दिया हुआ है। इसका मतलब एक तो हीट लॉस होगा, दूसरा इसके अंदर फ्लक्स लीकेज भी होगी। वो हम कोशिश करेंगे कि प्राइमरी कोयल का जितना भी फ्लक्स है, डायग्राम की अगर बात करें तो हम वहां कोशिश ये करेंगे कि प्राइमरी का जितना भी फ्लक्स है वो सारा का सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, मैग्नेटिक लाइन जो है वो सेकेंडरी में जाए ताकि वो ईएमएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सके, लेकिन फ्लक्स लीकेज यहाँ होता है। थर्ड बात करते हैं, जो ये जो प्लेट्स रखी हुई है, इन प्लेटों के अंदर भी एक एडी करंट्स बनती है। तो एडी करंट्स हमको पता है कि एनर्जी लॉस में, मतलब एनर्जी लॉस को बढ़ावा देती है, तो हमें एडी करंट्स को बनाने से रोकना है, इसीलिए प्लेट्स को हम इंसुलेटेड मटेरियल से अलग कर देते हैं। फिर भी यहाँ पर एडी करंट्स बनती है। और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, मतलब पूरे एक साइक्लिक में, फिर फर्स्ट के अंदर फ्लक्स चेंजिंग होगी, फिर सेकेंडरी में फ्लक्स चेंजिंग होगी, तो ये पूरा सिस्टम जो है इसके अंदर पूरे एक रोटेशन के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। इसको हमने, अगर आपको याद हो, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में हिस्टेरेसिस कर्व में पढ़ा था कि एक पूरे रोटेशन के अंदर जो एनर्जी लॉस होता है उसकी वैल्यू थी VAN, V वॉल्यूम था, एन फ्रीक्वेंसी थी, ए है वो एरिया था। ये हिस्टेरेसिस लॉस होता है जो पूरे एक रोटेशन के अंदर, पूरे जब एक के अंदर फ्लक्स चेंजिंग होके दूसरे में फ्लक्स चेंजिंग होना, उसके अंदर ईएमएफ बनना, उसके अंदर करंट बनना, तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक लॉस होता है, उसका नाम है हिस्टेरेसिस लॉस।